16 दिसंबर 2012 को वसंत विहार गैंगरेप के बाद दिल्ली में बलात्कार और महिलाओं के साथ होने वाले दूसरे अपराधों की घटनाएं दुगनी हो गई हैं। जी हां, ये चौंकाने वाले आंकड़े क्या कहते हैं? इन आंकड़ों के बारे में जानकर आप क्या सोचने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या कानून से ही सिर्फ महिला अपराध को रोकने का रास्ता निकलेगा, या फिर महिलाओं की इज्जत के लिए समाज की सोच, हमारी आपकी सोच बदलने के सिवा और कोई रास्ता है नहीं? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ हम बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। दिसंबर 2012 में दिल्ली गैंगरेप पर गुस्से के सिवाय देश में क्या बदला? संसद ने कानून बनाया, दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा हुई। इसके अलावा और क्या बदला? क्या देश में बलात्कार को लेकर सोच बदली? जिस दिल्ली में वसंत विहार गैंगरेप पर लोग सड़कों पर उतरे, क्या वहां बलात्कार की वारदात कम हुई? क्या बलात्कारियों में कानून का खौफ पैदा हुआ? दिल्ली गैंगरेप के बाद राजधानी में बलात्कार के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा इस पर नजर डालिए। दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं 2012 के 706 के मुकाबले नवंबर 2013 तक 1450 तक पहुंच गई। यौन उत्पीड़न के मामले बेइंतहा बढ़कर 2012 के 727 से आगे 3200 तक पहुंचे। वहीं छेड़खानी की घटनाएं अगर 2012 में 125 थी, तो नवंबर 2013 तक इसका आंकड़ा 850 तक पहुंच गया। मतलब ना तो निर्भया गैंगरेप से दिल्ली बदली और ना 5 साल की मासूम गुड़िया से हुई दरिंदगी ने वहशियों में खौफ पैदा किया। कहने वाले तर्क दे सकते हैं कि सख्त कानून की वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज होने वाले आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन दिल्ली के पालम के मनोज शर्मा के साथ जो हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर मनोज शर्मा का कसूर क्या था? उन्होंने बुधवार रात 2 मंचलों को युवती से छेड़खानी करने पर रोका था। बस इसी कसूर में उन्हें चाकू मारा गया और अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। माँ बहन की आबरू बचाने वाले को यही इनाम मिला। दिलेरी का ये अंजाम होगा तो फिर कौन आएगा आगे? आंकड़ों में बढ़ते बलात्कार और महिला अपराध माँ बेटियों को महफूज रखने के जज्बे के कत्ल की हकीकत बयां करती है। ये वक्त सोचने का है कि क्या सख्त कानून महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए काफी है, या फिर महिला अपराध के खिलाफ नई लॉ चलाने की जरूरत है? क्योंकि 16 दिसंबर के करीब साल भर बाद दिल्ली में दरिंदगी दुगनी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आज इस खास शो में पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगे निर्भया के माता पिता। कुछ ही देर में ये हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज शर्मा का परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम आपको बता दें, मनोज शर्मा बुधवार रात पालम में छेड़छाड़ की एक घटना को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें चाकू मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके पिता और उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर सीमा पुरी, वकील वसुंधरा पाठक मसूदी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साइकोलॉजिस्ट नगमा कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी इस खास पेशकश में होंगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं मनोज के परिवार का रुख करने जाऊंगी। हजारी लाल जी, मनोज ने हिम्मत दिखाई, नाइंसाफी सहो मत, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, इसकी मिसाल पेश करने की मनोज ने कोशिश की, लेकिन अंजाम क्या हुआ? बताइए जरा दर्शकों को, क्या हुआ मनोज के साथ? ये हमारे परिवार में हमारे परिवार में आप इसको काट। हजारी लाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? या मनीषा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? काट दो।
मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा मनोज के परिवार से, कुछ ऑडियो की दिक्कत आ रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे मनोज के परिवार के लोगों से, लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान है नगमा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहा जाता है कि जितना बड़ा गुनाह करना है उससे ज्यादा बड़ा गुनाह को सहना है। यहां पर हम एक ऐसा लड़का देख रहे हैं जिसने हिम्मत दिखाई गुनाह के खिलाफ आवाज उठाने की, लेकिन उसका अंजाम। नगमा जी, उसका अंजाम उस लड़के के साथ जो हुआ वो एक डर, एक खौफ पैदा करेगा जी, जो और खासकर लोग उस बात को याद रखेंगे। ये बहुत अहम बात यहाँ पर वसुंधरा जो नगमा कह रही है कि जो उस लड़के के साथ हुआ वो डर और खौफ पैदा करेगा, और जब ये डर और खौफ का माहौल बनेगा तो फिर हिम्मत कौन दिखा पाएगा, कौन उठेगा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। फिर तो किसी के साथ छेड़छाड़ हो रही होगी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी, वहां पर भी कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए। वसुंधरा देखिए, यही बहुत जरूरी है समझने की बात। निर्भया तो चली गई, मगर एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जला करके चली गई हैं उन सभी बहनों के लिए जिनकी तादाद कई संख्या में है, कई 100 में है, कई हजारों में है। और उन सब के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि यदि वह आगे बढ़कर कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगी तो इंसाफ कैसे होगा, जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उनको सजा कैसे मिलेगी। और बहुत जरूरी है गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए जो सबसे पहली पहल करने की जो जरूरत है वह है कंप्लेंट लॉन्च करना, अपनी आवाज उस अपराध के खिलाफ उठाना। बिल्कुल, अपनी आवाज अपराध के खिलाफ उठाना। और शायद ये कोशिश मनोज ने की, लेकिन उसका अंजाम ये कि बदमाशों ने मनोज को चाकू घोंपा और सरेराह मनोज का कत्ल कर दिया। सीमा पुरी एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद है। सीमा, पिछले साल दिसंबर 2012 में जो हुआ उसने हम सबको झकझोर के रख दिया। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, लोगों में गुस्सा था, लोग बदलाव चाहते थे, सिस्टम को बदलना चाहते थे, कानून को बदलना चाहते थे, चीजों को चाहते थे कि सिस्टमैटिक तरीके से चले, जल्दी जल्दी इंसाफ हो। उसका नतीजा भी हमने देखा कि कानून में भी बदलाव हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात हुई। लेकिन इस पिछले 1 साल में आपको क्या लगता है कितनी बदली दिल्ली? मेरे हिसाब से बदलाव तो हुआ है, मगर जो ये हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट ज्यादा हो रही है, ये क्राइम्स तो पहले भी हो रही थी। रिपोर्ट अब पुलिस वाले प्रॉब्ली सीरियसली ले रहे हैं। पहले लोगों की जो कंप्लेंट थी वो दर्ज नहीं होती थी, अब कर रहे हैं वो दर्ज। तो हमको काफी सिस्टम बदलना पड़ेगा। पुलिस को हर चीज को इट हैज टू बी मोर अप्रोचेबल, कि जो लड़की जाए और कुछ करे तो फ्रॉम द टाइम दैट शी कंप्लेन्स टू उसका मेडिकल चेकअप, सारा कुछ में उसको सहायता मिलनी चाहिए हर तरीके से, हर फोरम पे। बिल्कुल। नगमा, आप खुद एक लड़की हैं, आपको लगता है कि पिछले साल के मुकाबले अब यानी इस 1 साल में दिल्ली ज्यादा सेफ, ज्यादा सुरक्षित हुई है महिलाओं के लिए क्या? नहीं, मैं शायद ज्यादा ही ब्लंटली कह रही हूँ, नहीं हुई है। दिल्ली सेफ नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे भी चौंका देने वाली बात थी, अभी स्टडीज आई हैं जिसमें पता चला है, दिस एक्चुअली ये आया न्यूयॉर्क टाइम्स में, रेप कौन करता है। हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है रेप एक बहुत खौफनाक सा कोई होगा जिसे देख के ही डर लगेगा और जो उसके चेहरे पे लिखा होगा कि ये रेपिस्ट है, राइट। पर अभी जो स्टडीज आई हैं उनके हिसाब से रेप एक बहुत मामूली इंसान जिसका बहुत ही नॉर्मल सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, जो एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ बिता रहा होता है, और वो भी रेप करने का पूरा ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिला पर अपना वर्चस्व दिखाना, शायद ये एक मानसिकता होती है। इस मानसिकता पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। हमारे साथ वसुंधरा भी यहाँ पर मौजूद है। वसुंधरा, ये कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 3% एफआईआर में बढ़ोतरी हुई। वो बात जो कुछ देर पहले सीमा कह रही थी, ठीक है। केसेस जिनमें बाकायदा चार्जशीट दर्ज हुई 95% उनमें बढ़ोतरी, लेकिन वो केस जो अदालत तक पहुंचे, बिल्कुल सिर्फ 15%। क्यों? अदालत तक पहुंचते पहुंचते फुस क्यों, हवा क्यों निकल जाती है केसेस की? देखिए, हवा निकल जाने की जहां तक बात है, वही बात है कि एक जागरूकता की बहुत जरूरत है। जागरूकता की जरूरत हमें पुलिस में है, सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितनी भी किस्म की चीजें उस दौरान होती हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इस किस्म का माहौल खड़ा करना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक नाबालिग लड़की जो कि दलित समाज से ताल्लुक रखती थी, जब उसका रेप हुआ, रेप उसका गैंग रेप किया कुछ हायर कास्ट
कास्ट के, सो कॉल्ड हायर कास्ट के लड़कों ने। और जिस वक्त उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर ने कुछ बहुत ही गलत किस्म से उसकी मेडिकल की जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया और वो लड़की इतना घबरा गई। उसके घबराने के रिजल्ट में जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि लड़की नॉन कोऑपरेटिव है, और यही खास तौर पे एक ऐसा पॉइंट था जो डिफेंस ने उठाया और वो चारों के चारों लड़के एक्विट हो गए। तो मैं यही बात सामने लाना चाहूंगी कि पूरा जो सिस्टम है, जो उसकी पूरे की ओवरहॉलिंग, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है उसकी ओवरहॉलिंग और खास तौर पे इस किस्म के संगीन अपराधों में बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और आपने एक वर्ग की लड़की की बात की सीमा, लेकिन आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको नहीं लगता कि आज जिस तरीके के हालात हैं समाज के अंदर, उसमें सुरक्षित कोई भी नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आने वाली हो, किसी भी क्लास से आने वाली लड़की हो, या फिर किसी भी उम्र की औरत हो, चाहे वो 60 साल की औरत हो या फिर वो 2 महीने की बच्ची हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये भी एक समाज का घिनौना चेहरा जो हमें बार बार देखने के लिए मिलता है। सीमापुरी, बिल्कुल मिलता है। अभी जो हमने सुना, रेपिस्ट की कोई अलग शक्ल नहीं होती, इज अ कॉमन पर्सन। अभी आप देखिए जो तरुण तेजपाल के साथ हुआ है, उनकी बेटी की फ्रेंड थी जी, वो भी उस लड़की के फादर को जानते थे। तो इसमें तो कुछ वो नहीं है कि किस तरह का, मतलब बेटी की उम्र की लड़की, आपकी बेटी की दोस्त, आप उस बच्ची के पिता के दोस्त। बिल्कुल। और वो तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों के 2-3 साल की उम्र की लड़कियों की भी रेप हो रही है। बिल्कुल। और नगमा, ऐसे में वो तमाम जो दावे किए जाते हैं कि लड़कियां, जरा अपना पहनावा तो देख लें कि छोटी सी स्कर्ट पहनकर निकल जाती हैं, ऐसे टॉप्स पहनती है, ये जो तमाम तर्क है, और इसके खिलाफ हमने गुस्सा भी देखा था। 16 दिसंबर की जो घिनौनी हरकत हुई थी, उसके बाद मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि वो जो रैलियां निकला करती थी जिसमें आम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, उसमें उनके हाथ में तख्तियां होती थी, बैनर हुआ करते थे, और लड़कियां बाकायदा इस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल करती थी कि मेरी स्कर्ट से ऊंची मेरी आवाज है, मेरी आवाज को सुनो, मुझे पहचानो। जी। तो अगर आप यही इसी बात पे हमारे एक डिस्कशन में मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी और मैं अपने प्रोड्यूसर से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि जरा ट्विटर पर 16 दिसंबर की घटना के बाद किस तरीके के रिएक्शंस आए थे सेलिब्रिटीज से, बॉलीवुड को किस तरीके से हिलाकर रख दिया था इस पूरी घटना ने, वो भी लगातार दिखाते रहे, और हम तो यहाँ पर अपनी चर्चा कर ही रहे हैं। बताइए नगमा। एक सबसे बड़ी बात है कि जो लड़कियों के पहनावे पे ये बहुत तर्क दिया जाता है कि भाई ऐसे कपड़े पहनेंगी, दे आर आस्किंग फॉर इट। पर अगर आप देखें तो 5 साल की लड़की, 2 साल की लड़की, कहाँ को ये छूट रही है? आप न्यूज़पेपर उठाएं, आप एज देखें, उन्होंने क्या पहन रखा था। तो ये तो आप मानसिकता की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ये मानसिकता की बात है, क्योंकि यहाँ पर नानी दादी की उम्र की औरतों से लेकर गुड़िया की उम्र तक, बच्चियां तक, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आखिरकार ये कैसा समाज है जिसमें जीने के लिए हम मजबूर हैं? आप कुछ कहना चाह रही हैं? पे मैं एक बात कहना चाहूंगी। जब निर्भया का केस हुआ था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी और उसमें हमने खास तौर पे मांगा था, हमने खाली यही नहीं मांगा था कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स जो हैं वो सरकार को आदेश दिए जाएं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो अपराधी है वह हमारे सबके अपने अपने घरों में है और वह हमारी मानसिकता है। इस वजह से हम लोगों ने मांगा था, हम एक कदम और बढ़े थे और हमने यह मांगा था कि मानसिकता को बदलने के लिए बहुत बड़ी जरूरी है कि जन जागरण जो है महिलाओं की इज्जत को लेके, उनके स्थान को लेके पूरे देश भर में जन जागरण के कार्यक्रम शुरू किए जाए। ना कि सिर्फ इतना, हमने सुप्रीम कोर्ट से यह भी हमने गुहार लगाई थी कि डायरेक्ट किया जाए, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कहा जाए कि वह अपने सिलेबस में इस तरह का फेरबदल करें ताकि क्लास 1 से लेके 12वीं जमात तक बच्चों को कहीं ना कहीं अपना सोशल स्टडीज में जरूर पढ़ाया जाए कि औरत का स्थान क्या है समाज में, और समाज को बदलने